नमस्कार सभी का मिशन आरबीएससी पर मोस्ट वेलकम। चलिए अब हमें थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है। अभी तक हमने जितने भी प्रारूप थे वो कर लिए, व्याकरण कर ली। अब हम थोड़ा सा जो हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बनने वाले हैं वो हम कवर करेंगे। और अभी हम टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से दो तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और एक आपका जो है वो छोटा प्रश्न आएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का। टोटल इस टॉपिक से 3 प्रश्न बनेंगे। लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के होंगे और एक आपका 2 नंबर का नहीं, बहुविकल्पात्मक 1-1 नंबर के होंगे। एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा जो कि 2 नंबर का होगा। तो टोटल 4 नंबर का आपका ये टॉपिक है और 4 नंबर के टॉपिक को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पूरे 4 नंबर इस टॉपिक के कवर करना चाहो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, स्किप मत करना, एक एक प्रश्न को समझ लेना, क्योंकि प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत ही शानदार धमाके से। भाई पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम है जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको लिखना है उत्तर, और उत्तर लिख करके ऐसे पॉइंट लगा देना है भाई, है ना। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ऐसे पॉइंट लगा के आंसर लिखोगे तो बेस्ट एक आंसर आपको नंबर मिलेगा। प्रश्न में लिखना है पहले तो स्थायित्व, और दूसरा लिखना है लिखित भाषा का विस्तार। ये तो हो गए 2 पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना और फिर एक एक पॉइंट का विस्तार करना। भाई स्थायित्व से क्या तात्पर्य है कि जो शब्द जैसे अखबार में लिख दिए वो स्थायी है ना, वो हटेंगे नहीं, वो यहाँ से जाएंगे नहीं, तो वो स्थायी है। इसे आराम से और धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। और दूसरी विशेषता क्या है, लिखित भाषा का विस्तार, यानी आपको अखबार पढ़ने के लिए भाषा धीरे धीरे भाषा का विकास होता है, भाषा सीखते हैं। यह लिखित भाषा का सबसे पुराना और मजबूत माध्यम है। तो ये आपके प्रिंट मीडिया की 2 विशेषताएं हो गई। प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा तो वो ये आ सकता है प्रश्न, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए हमने इसे नंबर 1 पर लिया है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा, डेडलाइन किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या है कि भाई समाचार पत्र में जो प्रिंट होता है समाचार पत्र, तो उस समाचार पत्र के प्रिंट होने की एक अंतिम सीमा होती है। ठीक है, तो समाचार पत्र में समाचारों को कवर करने और छपने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसके बाद खबरें बेकार हो जाती है। उसके बाद की खबरें उस समाचार पत्र में शामिल नहीं की जाती है, इसे ही डेडलाइन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखो प्रश्न नेक्स्ट क्या है, प्रिंट मीडिया की 2 प्रमुख कमियां लिखिए। भाई हमने प्रिंट मीडिया की 2 विशेषताएं भी पढ़ी, तो इसकी 2 कमियां भी बता देते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। जहां जहां से प्रश्न बन सकता है वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। और पहली बात अगर इसका हम देखें तो आपको इस तरीके से लिखना है उत्तर, आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। पहला तो क्या है, यह निरक्षरों यानी अनपढ़ लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। भाई अनपढ़ लोग अखबार नहीं पढ़ पाते, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है। और दूसरी है कि यह तुरंत घटी घटनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाता। आज अभी जो घटना घटेगी वो कल हमें अखबार में मिलेगी, लेकिन कल मॉर्निंग में जो घटना घटी वो परसों हमें अखबार में मिलेगी। तो तुरंत घटी घटनाओं को ये कवर नहीं कर पाता, इसलिए ये 2 इसकी क्या हो गई भाई, 2 इसकी कमियां हो गई। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न में अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड किसे कहते हैं। समाचार पत्र जो समाचार लिखने की शैली होती है, समाचार पत्र में समाचार लिखने की, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड में क्या होता है कि भाई जैसे ये पिरामिड है, ये पिरामिड होते हैं, इस पिरामिड को उलट दिया तो उलट देने पर ये पिरामिड हो जाएगा, तो ये हो गया उल्टा पिरामिड शैली। आपको क्या लिखना है कि समाचार लेखन की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले इंट्रो के रूप में लिखा जाता है और कम महत्वपूर्ण बात को घटते क्रम में नीचे लिखा जाता है, यह लोकप्रिय शैली है, इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। देखो, ये पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे इंट्रो कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। ये दूसरा भाग जो होता है इसे बॉडी कहते हैं,
और ये तीसरा भाग होता है समापन। अब यहाँ पर है ना 6 जो ककार होते हैं, वैसे इस नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, तो 6 ककारों में से 4 ककार जो इंट्रो में काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको मैं एग्जैक्ट याद करा दूंगा, और 2 ककार जो बॉडी में काम में लिए जाते हैं। अगर प्रश्न आया तो हमारे इस 25 प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देखना है। जितने भी प्रश्न मैं यहाँ करा रहा हूं वो बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। एक बच्चे ने ये कहा कि सर मैं अभी एक वीडियो कंप्लीट ही नहीं करता हूं, उससे पहले आप नया वीडियो ले आते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो आपको उपलब्ध कराने की थोड़ी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी है, ठीक है ना। कम तो नहीं किया, वीडियो तो जितने देने उतने मैं दूंगा, पर अब थोड़ा धीरे आपको मिलेगा, ठीक है। कम से कम आपको 2 घंटे का गैप जो है वो मिलेगा, पहले 1 घंटे का गैप मिलता था, अब मैंने गैप को डबल कर दिया, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, आप जो कमेंट डालते हो मैं उसको पढ़ता हूं, मैं उससे फीडबैक लेता हूं और फिर मैं अगली क्लास तैयार करता हूं। तो इसीलिए इस क्लास को पढ़ने पर जो भी आपको आपका फीडबैक हो वो मुझे जरूर देना, कमेंट करना, आपको क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताना, क्योंकि आपकी क्लास से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका मोटिवेशन जो आप लोग कमेंट करते हो ना कि सर क्लास बहुत अच्छी थी, सर क्लास आनंद आया, सर यूट्यूब पे सबसे बेस्ट क्लास हमने यहाँ पे देखी, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हो वो भी लिखो, ताकि मुझे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बच्चे किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति और माध्यम के इस टॉपिक की बात करी थी, साथ ही साथ कुछ बच्चे पूरी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे हैं, तो वो भी मैं रेडी कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा डिमांड अभी आपकी मुझे पता है निबंध लेखन की आप चाह रहे हैं, तो निबंध लेखन भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और आज ही मिल जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी आपकी डिमांड है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको पढ़ता हूं और निश्चित रूप से मैं आपको वो कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। अगला प्रश्न देखो, और याद करना है, देखो आ गया 6 ककार वाला प्रश्न, ये इतना शानदार है कि पूछो मत भाई। समाचार लेखन के 6 ककार, 6 ककार कौन कौन से हैं? तो देखो, समाचार लेखन लिखते समय 6 सवालों का जवाब देना होता है, और ये 6 सवाल ऐसे याद नहीं होते, तो मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको कैसे याद करना है। साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि इंट्रो में कौन से 4 ककार जाएंगे और बॉडी में कौन से ककार आएंगे। पहले तो यहाँ पे देखो कि क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इन्हें ही 6 ककार कहा जाता है। पर अब आपको ये ऐसे याद नहीं होंगे ना, तो ऐसे याद करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं आपको लिख करके याद कराता हूँ। पर इसको ऐसे याद करना कि क्या, कौन, क्या, मैं थोड़ा क्रम चेंज करूंगा, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्या, कौन, कब, कहाँ, कब और कहाँ, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ यहाँ, क्यों, और कैसे, क्यों और कैसे हुआ यहाँ। अब देखो यहाँ ये एक याद करने की ट्रिक है, ऐसे 4 पहली लाइन में, 2 अंतिम लाइन में, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ यहाँ। तो ये जो पहले वाली लाइन है, ये पहली वाली लाइन तो जाएगी इंट्रो में भाई, ठीक है ना, ये तो जाएगी इंट्रो में। ये 4 ककार जो इंट्रो में जाते हैं, और नीचे वाले जो 2 ककार हैं ये आपके बॉडी में लिखे जाते हैं। और कई बार ये प्रश्न आता है कि ये जो 4 ककार हैं ये तथ्यात्मक और सूचनात्मक है, ये भी ध्यान रखना कैसे हैं, और बाद वाले जो है ना वो विश्लेषणात्मक हैं। ओके, तो इसको आप लिख लेना और याद कर लेना, चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समाचार के इंट्रो और बॉडी में क्या अंतर है। तो समाचार का जो इंट्रो होता है, उल्टा पिरामिड शैली के 3 भागों में पहला भाग जो इंट्रो है इसे मुखड़ा कहते हैं। यह खबर का शुरुआती हिस्सा है जिसमें क्या, कब, कौन, कहाँ बताया जाता है, ठीक है ना। क्या, कौन, कब, कहाँ, मैंने बताया ना आपको, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्रम बदल गया है लेकिन मैंने आपको जिस क्रम से बताया उस क्रम से आप याद कर लीजिए। दूसरा भाग है बॉडी, भाई इसमें विस्तृत विवरण और क्यों और कैसे हुआ यहाँ, क्यों और कैसे का जवाब होता है। तो समझ में आया, इस तरीके से आपको इंट्रो और बॉडी के बारे में बताना है अगर प्रश्न बन जाता है। देखो इसमें से छोटे प्रश्न भी बनेंगे, छोटे प्रश्न का मतलब है ऑब्जेक्टिव, 2 बहुविकल्पात्मक प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों से आपके कवर
हो जाएंगे, अलग से आपको इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? तो रेडियो समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होता है। इसमें भी क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के शुरू में ही बता दिया जाता है। क्लाइमैक्स का मतलब होता है जो हाईएस्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है वो पहले ही बता दी जाती है, शुरुआत में ही बता दी जाती है, इसलिए ये भी उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो को आप जानते हो ना भाई, ये रेडियो जो है वो एक रेखीय और श्रव्य माध्यम है। रेडियो एक रेखीय का मतलब समझते हो कि वन वे है, वन वे जिसे हम कहते हैं, मतलब वहां से स्टूडियो से जो खबर प्रसारित होती है वो केवल सुन सकते हैं श्रोता, वहां से फीडबैक नहीं दे सकते, इसलिए एक रेखीय है और एक रेखीय माध्यम है। इसमें शब्द और आवाज का महत्व होता है और इसके पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। हम फिर से उसे पीछे से वापस सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते, क्योंकि वो तो सब खबर चलती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखो, ध्यान से समझना है कि रेडियो समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो आंसर लिखना है आपको कि रेडियो की भाषा बोलचाल की होनी चाहिए, इसमें जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए, क्योंकि श्रोता इसे पढ़ नहीं सकता, केवल सुन सकता है, इसलिए छोटे छोटे वाक्य हो, सरल वाक्य हो, ताकि आसानी से सुनने वाला उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, टेलीविजन खबरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें हमने चारों जो माध्यम है वो कवर कर लिए हैं, एक भी नहीं छूटेगा, और इसीलिए ये 25 प्रश्न आप याद कर लेना, 25 मिनट से भी कम समय आपको लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवी में शब्दों के साथ दृश्य का मेल होता है, मतलब जो बोला जा रहा है उसी के अनुरूप वहां पे दृश्य दिखाया जाता है। इसमें देखना और सुनना साथ साथ चलता है, जो इसे सबसे विश्वसनीय बनाता है। तो ये है टेलीविजन खबरों की सबसे बड़ी विशेषता, आवाज के साथ दृश्य, है ना, जो बोला जाता है उसी के अनुरूप दृश्य दिखाया जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, या इसे देखना और सुनना साथ साथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि टीवी खबरों के विभिन्न चरणों में ड्राई एंकर किसे कहते हैं? देखो टीवी खबरों के जो चरण हैं वो टोटल 7 चरण हैं। टीवी में खबरों के 7 चरण हैं, उस 7 चरणों में सब एक महत्वपूर्ण चरण ये भी है ड्राई एंकर। अब देखो थोड़ा सा याद कैसे करना है। ड्राई का मतलब क्या होता है भाई? सूखा। ड्राई का मतलब क्या है? सूखा। एंकर का मतलब क्या है? जो बोल करके अपन को कथन सुनाता है, जो बोलता है, जो विवरण के बारे में। तो अभी एंकर के पास जब तक फोटो वीडियो नहीं आते घटनास्थल से, तो उस समय वो केवल बोल करके खाली सूचना देता है कि ऐसी जगह पर वहां पर ये हुआ है, तो इसे ड्राई एंकर कहते हैं। इसे कि जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ, और तब तक स्क्रीन पर विजुअल नहीं आते, तो इसे ड्राई एंकर कहते हैं। अभी फोटो नहीं पहुंचे हैं उसके पास, अभी दृश्य नहीं पहुंचे हैं, वो खाली इन 4 प्रश्नों का जवाब देता है, ठीक है, तो वो हमें ड्राई एंकर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो अगला क्वेश्चन है फोन इन से आप क्या समझते हो? इन 7 चरणों में से एक चरण ये भी है, फोन इन किसे कहते हैं? तो जब एंकर घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों को ताजा जानकारी देता है, तो उसे फोन इन कहते हैं। मतलब जो रिपोर्टर स्टूडियो में बैठा होता है और वो जो घटना स्थल पे उनका जो रिपोर्टर होता है उससे बात करता है ना, और लाइव बातचीत जो दोनों के बीच में होती है वो डायरेक्ट सुनाई जाती है, तो वही जो है वो लाइव, तो मतलब जब रिकॉर्डेड होती है सारी चीजें, लाइव तो अलग चीज होगी पूरी, पर दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी उस बातचीत को सुनाया जाता है, ठीक है, तो ये फोन इन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, एंकर बाइट। तो खबरों में, टीवी में खबरों के जो 7 चरण है उसमें से एक होता है एंकर बाइट। भाई बाइट का मतलब होता है कथन, है ना, का क्या अर्थ है? कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि बाइट का मतलब क्या है? तो बाइट का मतलब होता है कथन। बाइट का अर्थ होता है कथन, जब किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का छोटा सा इंटरव्यू या कथन खबर में दिखाया जाता है, तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। इससे खबर को पुष्टि मिल जाती है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंकर बाइट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है भाई, एंकर विजुअल किसे कहते हैं? अभी हमने एक ड्राई एंकर देखा था। ड्राई एंकर में क्या था कि वहां पे जो है वो अभी दृश्य नहीं पहुंचे थे, लेकिन एंकर विजुअल में दृश्य पहुंच चुके होते हैं। जब एंकर खबर पढ़ रहा होता है और उसी समय स्क्रीन पर उसी घटना से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं, इसे एंकर विजुअल कहते हैं। विजुअल का मतलब दृश्य, मतलब एंकर बोलेगा भी और दृश्य भी, और ड्राई एंकर का मतलब है कि अभी दृश्य नहीं है, ड्राई यानी सूखा, मतलब बिना दृश्य के खाली बोलेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है?
ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई बार ये पूछा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम क्या है, तो उसे फ्लैश कहते हैं। फ्लैश का दूसरा नाम ही ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। यानी कि कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। जैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो ऐसा ना ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे खबर चलती है, पूरी स्क्रीन पे दिखता है ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। तो तत्काल दर्शकों तक तुरंत सूचना पहुंचाने को ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लाइव कवरेज का क्या महत्व है? हमने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, जितना जितना प्रश्न बन सकते थे सारे कवर किए हैं। और टीवी में खबरों के 7 चरणों में ये भी एक चरण है, लाइव किसे कहते हैं। तो जब किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसे लाइव कहते हैं। यह टीवी की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इंटरनेट जर्नलिज्म किसे कहते हैं। देखो भाई, इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के जो समाचार पत्र हैं वो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तो ये इंटरनेट पे समाचारों का पढ़ना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कह सकते हैं। तो ये 3 नाम है, इंटरनेट पत्रकारिता कहो, ऑनलाइन पत्रकारिता कहो या फिर साइबर पत्रकारिता कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो जो इंटरनेट माध्यम है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संवादवादिता, इंटरैक्टिविटी। यानी कि ये बायलैटरल है, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको आप फीडबैक दे सकते हो और फीडबैक के आधार पर फिर तुरंत आपको उसका रेस्पॉन्स भी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। बाकी हम रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते, मुद्रित माध्यम में ऐसा नहीं कर सकते, प्रिंट मीडिया में नहीं कर सकते, और हम टेलीविजन में भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये सुविधा इंटरनेट में मिलती है। इसमें पाठक अपनी राय दे सकता है, पुराने रिकॉर्ड्स खोज सकता है और वीडियो भी देख सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए जो इंटरनेट है ये सबसे तेजी से उभरता हुआ और सबसे लोकप्रिय माध्यम है, जो है वो इसका खबरों का। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसे नोट कर लो। देखो, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से शुरू हुआ था, दूसरा दौर 2003 में शुरू हुआ था, और अभी जो चल रहा है वो भारत में कौन सा दौर चल रहा है भाई, तीसरा दौर चल रहा है। ये विश्व स्तर से एक दौर पीछे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि हिंदी की कौन सी साइट प्रिंट अखबारों का डिजिटल रूप है। तो आप देखेंगे जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर, नवभारत टाइम्स आदि, लेकिन प्रभा साक्षी नाम का अखबार केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, ये प्रिंट में नहीं है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रेडियो और टीवी समाचारों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो रेडियो और टीवी समाचारों में क्या अंतर है भाई, रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, हम केवल उसमें खबरों को सुन सकते हैं, इसमें दृश्य नहीं होते हैं। जबकि टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम है, इसमें विजुअल की प्रधानता होती है। ये दोनों में अंतर है। भाई वीडियो कैसी लग रही है, फीडबैक तो जरूर देना। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, हर टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। जितने लोग देखते हो उतने कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही देना, इसमें आपका पैसा नहीं कटेगा। अरे भाई, करने वाले आर्थिक सपोर्ट भी करते हैं ना, आप कम से कम मोरल सपोर्ट तो करो। एक निवेदन रहेगा, वीडियो को हाइप करना। एक ऑप्शन आता है ना हाइप का, लाइक का ऑप्शन आता है, वैसे एक हाइप का ऑप्शन आता है। जितना हो सके उतना वीडियो को हाइप किया करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बड़े काम का चैनल है, आपके आगे भी काम आएगा। मैं आपको थोड़ी सी प्लानिंग बताऊंगा बाद में भी, पहले एग्जाम दे दो, आगे क्या करना है आपको, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसलिए इसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जो है वो ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। देखो, अगला प्रश्न है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा में क्या अंतर है। भाई, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इनकी भाषा में बहुत अंतर है। प्रिंट की भाषा साहित्यिक और अनुशासित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी टीवी और रेडियो जो होते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। इनकी भाषा आम बोलचाल की होती है और छोटे वाक्यों वाली होती है। क्यों? क्योंकि भाई जो अखबार होता है ना उस तो हमारे सामने ही पड़ा है, तो उस जो साहित्यिक भाषा है उसको हम, उसके अर्थ को हम ढूंढ सकते हैं, उसके अर्थ चिंतन मनन कर सकते हैं। जबकि जो रेडियो और टेलीविजन की भाषा है ये तो बोले उसी समय चली जाती है, तो थोड़ी सी ईजी रहती है ताकि आम लोगों को समझ में आ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो,
प्रश्न है कि बीट रिपोर्टिंग क्या है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। संवाददाताओं को उनकी रुचि और उनकी योग्यता के अनुसार काम का विभाजन करना बीट कहलाता है, जैसे खेल बीट, अपराध बीट आदि। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अगला प्रश्न, संपादकीय किसे कहते हैं। प्रत्येक अखबार का एक संपादकीय पृष्ठ होता है। अखबार में संपादक द्वारा किसी ज्वलंत मुद्दे पर लिखे गए विचार को संपादकीय कहते हैं। इसे अखबार की आवाज माना जाता है। डायरेक्ट यहां से प्रश्न बनेगा, अखबार की आवाज किसे माना जाता है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। इसकी जिम्मेदारी संपादक की होती है। इसे किसी भी अखबार की आवाज माना जाता है कि भाई ये उस अखबार का मत है, ऐसा माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, स्तंभ लेखन क्या है। जब कोई वरिष्ठ पत्रकार या लेखक किसी विशेष विषय पर नियमित रूप से अपने विचार लिखता है तो उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। यह लेखक की निजी राय है, इसमें अखबार की कोई राय नहीं होती है। देखो, संपादकीय अखबार की राय है, जबकि स्तंभ लेखन जो है वो किसी लेखक की अपनी राय होती है। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न जो हमने कवर किए हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, इससे बाहर इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न नहीं जाएगा। जितने प्रश्न थे, जितने वो सारे हमने कवर किए, इससे बाहर कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। ये 25 प्रश्न ही हैं। अगर आपने ये कंप्लीटली देख लिए तो आपके 4 नंबर आपके हैं, कोई नहीं काट सकता। चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आवे, चाहे वो एमसीक्यूज टाइप का प्रश्न आवे, क्योंकि 2 एमसीक्यूज आएंगे आपके और एक आपका लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो इस तरीके से ये पूरे 4 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। भाई आप मुझे बताइए अगला टॉपिक किस विषय पर चाहते हो। निबंध का मैं अब रेडी कर रहा हूँ, और जो अपनी किताबों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। उसके अलावा कौन सा टॉपिक चाहते हो मुझे बता दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।